अभी हमारा स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, सेमिनार हुआ क्लास में, जिसमें हमने रैंडमली पूछा कि आप अभी क्या-क्या पढ़ रहे हैं। बच्चों ने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। फिर उस पे उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसका एक एनालिसिस अब हम करने जा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कैसी थी, उसमें क्या कमियाँ थीं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है वो भी बता देंगे। देखिए, मेरा मानना हमेशा ऐसा है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, हमें पढ़ना ही इस पर्सपेक्टिव से होता है कि हम सिविल सर्वेंट हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। इसका पर्पस है, इसलिए वो सिलेबस का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पर्पस है। आप कई बार ही सोचेंगे कि बीइंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या बीइंग सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट, हम क्या यूज़ करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का? 100% यूज़ करेंगे आप इंडियन सोसाइटी को सर्व करने जा रहे हैं। सोसाइटी की अपनी ट्रेल्स होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं। मौजूदा समय में हमारे जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे कास्ट है, चाहे वो एजुकेशन है, इकोनॉमी है, फैमिली है, ये सब कल्चरली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनकी पास्ट में कहीं जड़ें हैं। तो भारतीय समाज को बेहतर समझने के लिए इस समाज के जो भी लक्षण हैं, हमारी संस्कृति के जो भी अंग हैं, उनको पीछे से समझते हुए आना पड़ता है। फिर ही आप इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी को समझते हैं और उन्हीं को तो सर्व करना है हमें जा कर के। और किसे सर्व करना है? इसके अलावा इंडिया की आइडेंटिटी भी क्या होगी? और जो व्यक्ति भारतीय आइडेंटिटी ही नहीं समझ पा रहा था, इंडियन आइडेंटिटी, वो इंडिया क्यों सर्व कैसे कर पाएगा? वो इंडिया का स्टैंड डिफेंड कैसे कर पाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? कोई व्यक्ति आप पर कोई भी आरोप लगा दे, आप कैसे बचाव कर पाएंगे अगर आपको कॉम्प्रीहेंसिवली अपनी कंट्री की रियलिटीज़ नहीं क्लियर, आपको पता है तो ही आप उत्तर दे पाएंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी जब भारतीयों को ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हुई, उसने भारतीयों में जो कॉन्फिडेंस डाला, वो एक आधार बना स्वतंत्रता संग्राम का। सोचिए कितना ज़रूरी होता है हमारा अस्तित्व और उस तक पहुंचने के लिए अतीत, द पास्ट। क्योंकि हो सकता है आप गुलाम किसी के इस कारण से ही हों कि आपको पूरी तरह से ये यकीन हो चुका है कि आप में कोई शौर्य, कोई वैभव, कोई सामर्थ्य नहीं है, और शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन जब आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आप में बहुत सामर्थ्य था, आप बहुत वैभवशाली थे, आप में शौर्य बहुत था और आप विश्व की एक बेहतरीन सभ्यता थे, शुरुआती दौर में पहली सभ्यताओं का हिस्सा हैं, तो वो यकीनन ही वो गौरव की भावना, सम्मान की भावना, सामर्थ्य की भावना का संचार होता है हमारे अंदर और हम जीत जाते हैं। दैट्स ऑल। तो ज़रूरी है चीज़ें पढ़नी। तो ऐसे में हम कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पढ़िए ही इस विचार के साथ कि हम सिविल सर्वेंट हैं, हमें उसे प्रैक्टिकली अपने कैरेक्टर में ढालना है। तो मैं यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट, कॉन्सेप्ट बताने नहीं जा रहा, वो तो मेरे लेक्चरों में है ही। मैं बताने जा रहा हूँ कि रेंडमली अगर कभी आपसे कोई पूछे या कोई भी चीज़ पे चर्चा हो, चीज़ों को पढ़ते समय कैसे अप्रोच करें कि वो बेहतर और लंबे समय तक आपके पास रहें, बेहतर तरीके से लंबे समय तक। सबसे बड़ी जो इशू रहा हमारे यहाँ पर अभी, जब स्टूडेंट्स ने कंटेंट दिया, बताया, तो वो बहुत ही रैंडम थी चीज़ें। जिसको जब जो याद आता गया वो उसे वो बताता चला गया। तो सबसे पहले तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में ये सीखना ज़रूरी है कि तैयारी में जो सिलेबस है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर के रूप में डेवलप नहीं करना चाहता। हम कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं है और हमें कोई फैक्ट बुक भी नहीं बनना है कि हमें फैक्ट्स लर्न कर लेने हैं या बिट्स एंड पार्सल्स में कोई इन्फॉर्मेशंस लर्न कर लेनी है, जब समय आए तो तब जैसे जैसे याद आए बताते जाना है। इन्फॉर्मेशन का, फैक्ट्स का, कॉन्सेप्ट्स का अपना एक रोल होता है, अपना एक रोल होता है और वो रोल हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो रोल ये है कि हम जिस भी किसी टाइम को स्टडी कर रहे हैं, जिस भी किसी स्पेस को पढ़ रहे हैं, दौर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना, और स्पेस है
भारत पाकिस्तान का मेनली, और अफ़गानिस्तान ईरान का क्षेत्र भी आएगा, मेनली भारत पाकिस्तान का इलाका। हमें उस दौर में उस खंड की, उस स्पेस की सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब बेहतर तरीके से समझना है। इसी के लिए इन्फॉर्मेशंस, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ें इसके लिए हैं। इसे गवा करके ये अगर छुटपुट याद रह जाए, पर्पस लूज़ हो गया। तैयारी का पर्पस, पढ़ाई का पर्पस लूज़ हो गया, आपका चैप्टर का पर्पस लूज़ हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। फिर इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसीलिए सिविल्स का क्वेश्चन बड़े लेवल का लगता है, जबकि वो उतने बड़े लेवल का नहीं है, वो सहज है। हमें भी टॉपिक्स के साथ उतना सहज होना है। कंफर्ट, क्वेश्चन बहुत ही कंफर्ट आता है, इतना का कंफर्ट आता है कि हमें वो कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि हम खुद उस टॉपिक के साथ उलझे हुए हैं। जब कंफर्ट अचीव हो जाएगा तो वो क्वेश्चन भी हमें कंफर्ट ही लगने शुरू हो जाएगा। तो ये बातों पर ध्यान देना है। तो ऐसे में जब सपोज कीजिए कि हमसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पूछा जाए, या हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये इस्टेब्लिश करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है, दिस इस्टेब्लिशमेंट, कि हम किस रीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किस समय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप इज़ कि आप टाइम मेंशन करिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आप रीजन को डिमार्केट करके दें। रीजन डिमार्केशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी में आ जाता है कि आप उसका रीजनल एक्सटेंट एक्सप्लेन करिए, अच्छे से रीजनल एक्सटेंट एक्सप्लेन करिए, उसकी नॉर्थ, उसकी वेस्ट, उसकी साउथ, उसकी ईस्ट, जो भी डायमेंशन हैं वो सारी बताइए। और मेजॉरली इंडिया, पाकिस्तान, कुछ हिस्सा ईरान का, अफ़गानिस्तान का इसमें कवर हो जाएगा। ओके, डोमिनेट करता है इंडिया पाकिस्तान। ऐसे में कुछ किताबों में शेप भी लिखी जाती है कि ट्रायंगुलर शेप में है, ऐसा भी बताया जाता है। तो रीजनल एक्सटेंट जब बता रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बताइए। इन एक्सटेंट में इम्पॉर्टेंट जो कोई साइट्स हैं उनके नाम बता दीजिए। जो एरिया है टोटल, वो एरिया एक्सप्लेन करिए कि कितना एरिया आ जाता है, और किस समय की बात कर रहे हैं वो समय बताइए। ये इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, इसको कहते हैं इस्टेब्लिश करना। टॉपिक का इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमें क्या बतानी चाहिए, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ कि हम हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इसे हड़प्पा कल्चर भी कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो सिविलाइजेशन, कल्चर, ये लार्जर फिनोमेनाज हैं, ये किसी और इशारा कर रहे हैं। तो इसके लिए अब ज़रूरी है द सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 1, द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ आपको इसका एवोल्यूशन ट्रेस करना है। इसका एवोल्यूशन ट्रेस करिए कंफर्ट माइंड के साथ, और हड़बड़ाइए मत, बड़ा सलीके से चलिए कि ये सिविलाइजेशन, ये कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, किस पॉइंट से, उसके एट्रीब्यूट्स मेंशन करिए सारे के सारे। जैसे सपोज़ करिए कि जब हम सिविलाइजेशन या कल्चर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि आज के समय में जब हम इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, हम इसे एक अर्बन कल्चर के रूप में पढ़ते हैं। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, इट इज़ अर्बन सिविलाइजेशन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके एवोल्यूशन को ट्रेस करके बताइए। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले आप अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में आपको पता हो किसी चीज़ के अर्बन होने के लक्षण क्या हैं, क्या हैं ट्रेट्स किसी चीज़ के अर्बन होने के। आज ही समझ लीजिए कि आपके बारे में, आपसे हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो हम डेफिनेशन में क्या यूज़ करते हैं कि एटलीस्ट 75% ऑफ पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में लगी होनी चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। यही जिक्र करते हैं ना, ट्रेड एंड कॉमर्स डोमिनेट करता है, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डोमिनेट करते हैं।
तो यही चीज़ें हमें वहाँ पर भी समझनी है कि ये अर्बन क्यों था। मेन कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में था कि ट्रेड एंड कॉमर्स डोमिनेट करता था ना। शहर की पॉपुलेशन मेजॉरिटी नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में ही लगी हुई थी, था ना। अर्बन इस कारण से भी था कि एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता था, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और अर्बन इस सेंस में भी था कि एक बहुत ही नर्चर्ड सेंस ऑफ सिविक कम्युनिटीज था। सो सिविक कम्युनिटीज वर देयर। घरों के प्रकार, शहर का एक लेआउट पैटर्न बनाना, ड्रेनेज पैटर्न बिछाना, ये सारी चीज़ें अभी मैं समझाऊंगा। मुख्यतः कुछ चीज़ें हैं जो इसके शहरी होने की ओर इशारा करती हैं। ग्रामीण जीवन में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, आज भी रूरल लाइफ में ये नहीं मिलता। आप शहरों की ओर इसीलिए तो माइग्रेट करके आते हैं, है ना। क्यों आते हैं वहाँ पर? आप कहते हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ पे सीवरेज, वहाँ पे वाटर सप्लाई, वहाँ पे बस की सर्विस, ये सब ऑल द सिविक कम्युनिटीज़ आर देयर। आप इसलिए आते हैं। आप कहते हैं वहाँ पे बेहतर प्रबंध है, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर काम करती है। आप आते हैं वहाँ पर क्योंकि रोज़गार, दुकानें, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर देयर। आप इसलिए आते हैं शहरों की ओर, रोज़गार की तलाश में आते हैं, शिक्षा की तलाश में आते हैं, बेहतर सेहत की तलाश में आते हैं, इसलिए माइग्रेशन होते हैं मेनली। तो एक अर्बन सेंस यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, दूसरा टर्म है इसकी सिविलाइजेशन। एक सिविलाइजेशन का सेंस भी हमें अंडरस्टैंड करना है। एवोल्यूशन को समझाने के लिए ये दो शब्दों पर फोकस करना ज़रूरी था जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। सिविलाइजेशन टर्म से मतलब क्या है? सिविलाइजेशन का रास्ता तय होता है कल्चर से। कैसे तय होता है कल्चर से सिविलाइजेशन का रास्ता? देखो ध्यान से। सपोज करो कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये लोग रह रहे हैं, दिस इज अ ग्रुप, और ये बहुत ही प्रिमिटिव हैं। दे वर वेरी प्रिमिटिव इन द सेंस कि अपने सराउंडिंग में इन्हें जो भी मिलता है ये उसे गैदर करते। दे वर सिंपली सर्वाइविंग ऑन द बेसिस ऑफ गैदरिंग। मरे हुए जानवर गैदर कर रहे हैं और पेड़ पौधों से जो भी प्राप्त हो रहा है ये सिंपली गैदर करते हैं। सोसाइटी गैदरिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इनके थॉट्स हैं, इनकी सोचने की क्षमता है, उसको रिफाइन किया। इसे हम इनर रिफाइनमेंट ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं। उसको रिफाइन किया। रिफाइन करने का मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग्स को इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। मतलब इनके सराउंडिंग में स्टोन्स थे, इन्होंने उन स्टोन्स को ऑब्जर्व किया और उनको आकार और प्रकार देकर के, नई तरह के आकार प्रकार देके टूल्स और वेपन्स में बदल दिया। तो इन्होंने उनको टूल्स एंड वेपन्स में बदला। अभी मैं आपको कहता हूं कि कोई टूल या वेपन बनाइए, आप कहेंगे सर आई नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग, मुझे कुछ ट्रेनिंग चाहिए। तो अब ट्रेनिंग के लिए यू नीड टू गो टू द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो जिसने उसका कोर्स डेवलप किया है ट्रेनिंग का। और वो क्यों? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस क्या? उसने अपने सराउंडिंग पर बेटर फोकस किया। और वो बेटर फोकस करना, सराउंडिंग को बेटर मैनर में यूटिलाइज करना, अपने सराउंडिंग को बेटर मैनर में यूटिलाइज करना। सराउंडिंग्स क्या ऑफर कर सकते हैं आपको? पेड़, मिट्टी, मिनरल्स, पानी, बहता हुआ पानी। नदी बह रही है, सबको दिख रही है, लेकिन एक आदमी आया, उसने बहती हुई नदी में एक घूमने वाला पहिया डाल दिया। पहिया घूमने लगा बहती हुई नदी के पानी से, उसमें उसने शाफ्ट लगा दी, शाफ्ट के आगे गरारी लगा दी, और उससे अब आपकी आटा चक्की चल रही है। ये क्या किया उसने? अपने सराउंडिंग यानी कि बहते पानी को बेहतर उपयोग, उसने वाटर एनर्जी यूटिलाइज की, और इससे क्या होने लगा? आटा चक्की का काम होना शुरू हो गया। मतलब कि जो मैनुअल वर्क होता था वो मशीन से होने लगा। ये उसके अपने सराउंडिंग के बेहतर उपयोग से हुआ, लेकिन ये तब हुआ जब उसने अपने इनर थॉट्स को बेहतर रिफाइन किया।
वो आगे बढ़ा और उसने सोचा कि नदी का उपयोग इस रूप में भी हो सकता है, मुझे एक गोल चीज बनानी होगी। गोल, ना उसने चौरस बनाई ना रेक्टेंगुलर, गोल। ये कल्चरल डेवलपमेंट होती है। जब आप अपने इनर थॉट्स को रिफाइन करते हैं, आप अपने सराउंडिंग को बेटर यूटिलाइज करते हैं, लाइफ बेटर होती है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। आई बात समझ में? और इसकी वजह से जो आपने नई चीज जन्मी, वो जो चक्का पानी में घूम रहा है, नदी में वो व्हील घूम रहा है और आटा पिस रहा है, ये इट इज अ कल्चरल डेवलपमेंट। ये इट इज अ कल्चरल डेवलपमेंट। और अल्टीमेटली इसने रिजल्ट क्या दिया? अ मोर सिविलाइज्ड लाइफ, अ मोर सिविलाइज्ड लाइफ, और सभ्य सलीका जीने का। सांस्कृतिक विकास हुआ और सभ्यता का निर्माण हुआ। कल्चर से सिविलाइजेशन का मार्ग तय होता है। तो एवरीडे कितनी कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, हमारे रॉकेट्स पहुंच रहे हैं चंद्रमा पे, सैटेलाइट्स उसके आसपास घूम रहे हैं, हमारे रोवर्स वहां उतर रहे हैं। ये कल्चरल डेवलपमेंट्स। इससे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन दुनिया में कैसी दिख रही है? हाईली साइंटिफिक। ओके, दैट इज द सेंस। तो कुल मिलाकर के हमें इस तरह से ये ग्रुप ने अपने सराउंडिंग पत्थरों को टूल्स एंड वेपन्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि उनको लंबे डंडों से बांध करके चला के मारना शुरू किया, तो तेज भागने वाले जानवरों का भी शिकार करने लगे। फिर धीरे धीरे उन टूल्स को और बारीक करते गए, तो बेहतरी से जानवर को काटना, सिलना, कपड़े बनाना, ऐसी तमाम चीज़ें ये करना शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेन एस्पेक्ट ये है कि हम जब कल्चर की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग एक पर्टिकुलर टाइम में अपने सराउंडिंग को किस मैनर में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने मिट्टी का उपयोग किया और उससे क्या क्रिएट कर दिए? बर्तन, द पॉटरी, उन्होंने वो बना दी। तो इसलिए हम अलग अलग टाइम की अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बर्तनों को बनाना इज नॉट दैट अ सिंपल थिंग इन द थिंग। वो उनके सेंस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि उन बर्तनों की फिनिशिंग कैसी थी। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि उनके ऊपर कलर कैसे थे और उनके ऊपर पैटर्न क्या बने हुए थे। पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न थे, चिड़ियाँ थी, पक्षी थे, क्या थे, पेंट की स्कीम क्या थी, कलर क्या था, पैटर्न क्या था, और उनके बर्तनों के आकार प्रकार और उनकी फिनिशिंग का लेवल क्या था। ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। इसलिए हमने इंडियन हिस्ट्री में खासतौर एंशिएंट सोसाइटी को बर्तनों की फिनिशिंग, आकार प्रकार से भी बांटा हुआ है कि किस रीजन से किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं, है ना। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना, पेंटेड ग्रे वेयर, इस तरह से हमने अलग अलग रेड वेयर, इस तरह से अलग अलग तरह के बर्तनों में हमने बांटा है। फिर दूसरी चीज़ हम इसी सिविलाइजेशन के सेंस में हम जब कल्चरल डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं तो ये तो देख ही लिया हमने। फिर हम इसी में आकर के देखते हैं कि भाई उनके हाउसिंग पैटर्न कैसे थे। ये दूसरा सेंस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट है कि हाउसिंग पैटर्न कैसा था। सर्दी गर्मी के अधीन तो नहीं थे कि सर्दी गर्मी से खुद को बचा सकते थे, है ना, इतने के डेवलप तो थे, बचा सकते थे। फिर हम उनके क्लोथिंग पैटर्न को देखते हैं। फिर हम उनके फूड को, ईटिंग हैबिट्स और फूड को, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पका रहे थे, क्या खा रहे थे। उससे पता लगता है ना कि गैदरिंग ही कर रहे थे या गैदरिंग के साथ साथ हंटिंग भी कर रहे थे या इसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर करना, उगाना एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज का प्रतीक है। क्यों? उसके लिए आपको सीजन के साइकिल्स की नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट। तो ये हायर स्टेट ऑफ सेंसेस है ना, हायर स्टेट ऑफ नॉलेज है ना, सीजन के साइकिल की नॉलेज। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना सोइंग सीजन कौन सा है और हार्वेस्ट सीजन क्या होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना लैंड प्रिपरेशन, सेकंड पॉइंट, लैंड प्रिपरेशन कैसे करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना सॉइल फर्टिलिटी का मैटर क्या है,
कैसे सॉइल फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ना इरिगेशन की भूमिका क्या है, पानी की ज़रूरतें क्या है। यू नीड टू नो एवरीथिंग, अंडरस्टैंड दैट। एग्रीकल्चर, द वर्ड इज कल्चर। जब आप एक तरह की ही नस्ल यानी कि एक तरह की ही स्पीशीज को एक मास स्केल पर उगा रहे हैं, दिस एग्री प्लस कल्चर, ये प्रक्रिया सारी एक खास तरह की संस्कृति है। इट इज एग्रीकल्चर, ओके, इट इज नॉट दैट रैंडम थिंग। तो वो आप कर रहे हो, उसके लिए एक क्रॉप साइकिल होता है, इसको कहते हैं क्रॉपिंग साइकिल, पूरा सिस्टम है। तो फिर हमने देखा कि समय के साथ साथ हमने देखा किस तरह का खाना खाते हैं, तो पता लग जाता है क्या उगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, है ना। फिर हमने ये सारी चीज़ें, जब बर्तन, हाउसिंग पैटर्न, क्लॉथिंग पैटर्न, फूड, उनके ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी अब तक की डेवलप्ड कल्चरल नॉलेज को आगे की जनरेशन में इनहेरिट करना, उसके लिए हमें ये देखना होता है कि उनके लर्निंग पैटर्न्स क्या थे। देयर लर्निंग पैटर्न्स, आप इन्हें एजुकेशन से भी जोड़ सकते हैं। द लर्निंग पैटर्न्स, किस तरह से चीज़ें सीखते थे, मतलब स्किल डेवलपमेंट का सलीका क्या था, और आगे की जनरेशन में कैसे डालते थे। इसी में फिर एक इम्पॉर्टेंट लक्षण आ जाता है सिविलाइजेशन का, दैट इज स्क्रिप्ट डेवलपमेंट। क्योंकि जब आप मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट, आपको ये सारी नॉलेज अगली जनरेशन्स में इनहेरिट करनी है, तो नॉलेज को रिकॉर्ड करना है ताकि उन्हें समझ आ सके। फिर सारे रीजन में एक स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करना है कि सारे रीजन में एक स्टैंडर्ड नॉलेज अगली जनरेशन में इनहेरिट हो, उसके लिए कॉमन स्क्रिप्ट डेवलप करनी है। तो ये तमाम कारण होते हैं, तो आप स्क्रिप्ट डेवलपमेंट करते हैं, और स्क्रिप्ट डेवलपमेंट की मदद से आप एक और हायर सेंस ऑफ कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स जो सारे कल्चरल डेवलपमेंट का प्रतीक हैं। जितने ज़्यादा हैं आप उतनी रिच सिविलाइजेशन है, आप उतनी बड़ी सिविलाइजेशन है। आई बात समझ में? तो जैसे आप बड़ी, कई बार आपने सुना होगा, आप बड़े खाली बियाबान इलाके से जा रहे हो और आपने अचानक बातों बातों में एक दूसरे को कहा होगा कि वो वहाँ एक सिविलाइज्ड एरिया दिख रहा है, यार सिविलाइजेशन आ गई। क्या आ गया? आपको धुआं उठता दिख गया चूल्हों से, धुआं हवा में, आपको दिख गया कि घर है, बस्तियाँ हैं, घर बार आ गए, सड़कें दिख गई, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, सिविलाइजेशन आ गई। मतलब अब आपने देखा कि आबादी आ गई, बस्ती आ गई, बस रहे हैं लोग यहाँ पर। किससे आइडेंटिफाई किया आपने? लोग नहीं दिखे आपको, आपने ये आइडेंटिफाई किया घरों से, आपने आइडेंटिफाई किया चूल्हे जल रहे हैं, खाना पक रहा है, फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगी है, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के सिविलाइजेशन और कल्चर अगर बोला गया है तो देयर आर सम रीजंस। तो एवोल्यूशन में ये आ जाएगा कि हम कहाँ से आरंभ हुए और कैसे आगे बढ़े। तो फिर यहाँ से आ जाता है द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस ओरिजिन तक हम पहुँचेंगे एवोल्यूशन के पाथ को फॉलो करके। तो उसमें जैसे बच्चों ने शुरुआत की वैसे ही शुरुआत करिए। आप मेसोलिथिक का एक फेज़ हल्का सा मेंशन कर दें, जिस फेज़ में आपको शुरुआतें दिख रही हैं चीज़ों के डोमेस्टिकेट होने की। विलेज सेटल्ड लाइफ आपको देखनी शुरू हो जाएगी नियोलिथिक फेज़ में, पर विलेज लाइफ सेटलमेंट्स में आप तब आएंगे जब आप पहले चीज़ों को थोड़ा डोमेस्टिकेट करना शुरू करें। तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन, क्रॉप्स का डोमेस्टिकेशन, ये सब कुछ आपको इस फेज़ में दिखना शुरू हो जाता है। फिर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिकेशन से आगे अब आपने उसको ग्रो करना शुरू कर दिया, हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और इतने अमाउंट में कि अब आप एक जगह पे सेटल रह सकते हैं। तो बट इट वाज नॉट द अर्बन लाइफ, इट वाज द विलेज लाइफ। सो पहली जो सेटलमेंट्स आई हैं एग्जिस्टेंस में वो विलेज फॉर्म में आई हैं, और विलेज सेटलमेंट्स का दौर है नियोलिथिक का दौर। और फिर शुरुआत में जो हमने यूज़ किए हैं एज ए टूल और वेपन, वो हमने यूज़ किए हैं स्टोन्स, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं विलेज से अर्बन लाइफ में, पहला। दूसरा, आप हंटिंग गैदरिंग से पहले तो डोमेस्टिकेशन में नहीं आ सकते, डोमेस्टिकेशन से आप विलेज लाइफ में नहीं आ सकते जब तक साइमल्टेनियसली एक स्टूडेंट ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं दिखाई है, तो वो कमी में चल रहा है। तो उसको बताना है स्टोन एजेस से अपन एंटर होंगे चाल्कोलिथिक एजेस में, जिसमें स्टोन कम मेटल्स साइमल्टेनियसली फिर हम यूज़ कर रहे हैं। और सबसे शुरुआती तौर पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सतह पर मिलने वाला मेटल, दैट इज़ कॉपर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें डीप डिग करना है सॉइल को, हमें मजबूत वेपन्स बनाने हैं, हमें मजबूत टूल्स बनाने हैं, खेतीबाड़ी का स्केल बढ़ाना है हमें,
शहरों का निर्माण करना है तो खोदा खुदाई सब चलना है। इसके लिए हमें अब हार्डनेस सब्सटेंस मेटल जो है उसकी उन प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है जो प्रॉपर्टीज़ अब डिज़ायरेबल हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी हो सकती है सख्त बनाना। तो हम उस मेटल की ये प्रॉपर्टी मेटल एलॉय से अचीव करेंगे। तो हमने जिंक एंड टिन को यूटिलाइज करके कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रास एंड ब्रॉन्ज बनाना शुरू किया। तो इस वजह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी कह देते हैं या फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। इसके बाद एक और बड़ी क्रांति आ जाएगी जब समवेयर अराउंड इन द 9th सेंचुरी BC हमें आयरन का एडवेंट होता दिखेगा। तब हम और डीप चले जाएंगे और लैंड को और मिट्टी को और गहरा हम प्लो कर पाएंगे और इससे ज़्यादा खेती बाड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, फर्टिलिटी और ज़्यादा अटेन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें नए नए मेटल्स की यूटिलिटी साथ साथ बताने की टूल्स जो हैं वो प्रिसीजन अचीव करते गए, छोटे होते चले गए और बहुत स्पेसिफिक होते चले गए। धीरे धीरे हम उनके साथ उन्हें मेटल्स को यूटिलाइज करते चले गए और ज़्यादा एफिशिएंसी हमने अचीव करी। एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस और बेटर होती चली गई और ग्रामीण स्तर पर जो बदलाव आए, पहले रूरल रेवोल्यूशन सारा बताना है, ग्रामीण स्तर पर क्रांति जो है वो आई, किन किन क्षेत्रों में आई। खेती बाड़ी बढ़नी शुरू हुई, एग्रीकल्चर सरप्लस होना शुरू हुआ और उसी सरप्लस एग्रीकल्चर के कारण इनिशिएट हुआ डिवीजन ऑफ लेबर। द डिवीजन ऑफ लेबर वाज इम्पॉर्टेंट। इसी डिवीजन ऑफ लेबर के कारण आपने बहुत से ऐसे लोग पैदा कर दिए जिनको भोजन अब मिलेगा, क्योंकि भोजन सरप्लस में प्रोड्यूस हो रहा है। उनसे आप नॉन एग्रीकल्चरल वर्क करा सकते हैं। अब वो टूल्स बना रहे हैं, वो वेपन्स बना रहे हैं, वो स्क्रिप्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे होंगे, वो पॉटरी का काम कर रहे हैं, वो हाउसेस घर बनाने का काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें बनाने का वो काम कर रहे हैं, बेकिंग की आर्ट डेवलप कर रहे हैं, ईंटों को भट्टे में डाल करके पकाना या धूप में सन बेक्ड ब्रिक्स तैयार करना। इस तरह की तमाम आर्ट फॉर्म्स यानी कि आर्टिजनल ग्रुप्स पैदा होंगे जब एग्रीकल्चर सरप्लस में आएगा। ये तब होगा जब हम डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे। लेबर डिवाइड तभी होकर के काम कर पाएगी जब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नियोलिथिक फेज ऑनवर्ड इवॉल्व हो रही है। कितनी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं, डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है, रूल्स नॉर्म्स लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो रहा है ताकि रिसोर्सेज का डिवीजन ऑफ लेबर कंस्ट्रक्टिवली हो सके और लोग फॉलो करें उन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस की लाइन इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई। एक गांव से दूसरे, दूसरे गांव से तीसरे, गाँव के बीच में आदान प्रदान होना शुरू हो गया है। धीरे 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 गाँव जुड़ रहे हैं और अल्टीमेटली वो इतने का एफिशिएंट हो रहे हैं, इतने का सरप्लस हो रहे हैं हर चीज़ में कि वो एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर सकते हैं कि जिनका लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक अर्बन ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आएगी। बड़े समृद्ध गांव शहरों को टिकाए रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए अस्तित्व में आ चुके हैं। आई बात समझ में? हमें सुंदर सा एक पैटर्न एवोल्यूशन का ट्रेस करके देना है, एटलीस्ट हमारे दिमाग में पढ़ते समय तो हमें रखना है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बाद दिस सेकंड एवोल्यूशन, ये नहीं हो सकता जब तक दो शब्दों की क्लैरिटी नहीं है, एक सिविलाइजेशन और एक कल्चर। वरना हम इसे छिटपुट नॉलेज में ही लेंगे, ये बर्तन बनाते थे वो फलाना टमकाना, नहीं, हमें पता होगा कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। और हम अल्टीमेटली इसी कल्चर के बेस पे तो इतने रीजन तक पाए जाने वाली इन साइट्स को एक कल्चर का हिस्सा मान रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, कल्चर रिपीट हो रहा है हर जगह पर। हर जगह से हमने ईंटें ली, हर जगह से हमने जो बांट बट्टे लिए, वेट्स एंड मेजर्स, हर जगह पर हमने नालियों का पैटर्न देखा, हर जगह पे घरों का प्रकार, हर जगह पर हमने जब बीड्स मेकिंग इंडस्ट्री देखी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सलीके, सील्स देखी, हमने पॉटरी देखी, तो हमें एक लेवल ऑफ वो एफिशिएंसी, वो प्रिसीजन, वो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स नज़र आए जो कि ओवरऑल हड़प्पा कल्चर से कंफर्म होते हैं। तो हमने उन सारे रीजन में आने वाली साइट्स को हड़प्पा कल्चर का नाम दे दिया। ये कहानी है। आई बात समझ में? जब हमने ये कर दिया है, एवोल्यूशन हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, अब हमने तीसरे स्टेप की ओर एंटर होना है। और तीसरा स्टेप क्या है? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर कर रहे हैं, तो हमें ये भूलना नहीं, हमें ये कभी नहीं भूलना। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने पहले उसी को ही ना इस्टेब्लिश किया, फिर उसी को ही ना एवोल्यूशन किया। उसी से अलग होकर छिटपुट या रैंडम कैसे जा सकते हैं? तो तीसरा स्टेप ये है कि जिस भी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं उसके विलक्षण लक्षणों की बात करिए, उसकी खासियत की बात करिए। हम क्यों चर्चा में इतिहास इतना बड़ा, उसमें से किताब इतनी सी बननी है, उसमें इंडस वैली को इतनी जगह क्यों दी गई है? तो अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शहरी क्रांति की, द फर्स्ट अर्बनाइजेशन और अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन।
इंडिया नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरिया सारा उसका। तो अब हमें वहां पर बतानी है मिलने वाली इंपॉर्टेंट साइट्स। तो साइट्स, उनके नेम्स, उनको जिस व्यक्ति ने भी एक्सकवेट किया है या ढूंढा है, पाया है, उन पर्सन्स का नेम हमें बताना है, और साइट्स के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि किस मैनर में पैटर्न, जो लेआउट है साइट का कैसा था, क्या क्या वहाँ पर मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, कुछ जो डिफरेंट है उसका बाकी साइट से, और बाकी जो एक कॉमन चीज़ें सब जगह पे मिलती हैं वो हमने बताते जाना। 4-4 लाइनों में हमने ये मुख्य मुख्य कुछ साइट्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है। हमने ये चीज़ यहाँ पर बता दी। अब हम यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सिविलाइजेशन है, उसके सारे लक्षण लिखेंगे। चौथा कि एक्सप्लेन करिए क्यों है। फिर यहाँ पर सारा बताइए कि आपको क्या यहाँ पर मिलता है। तो आपको लगता है कि एक यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है, एक प्लानिंग एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई बॉडी ऐसी थी जो हो सकता है वो बॉडी व्यापारियों की बॉडी हो सकता है वो बॉडी किसी चीफ प्रीस्ट की बॉडी हो, किसी की भी हो सकती है, लेकिन ऐसी एक व्यवस्था नज़र आती है जो स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करती है। विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करना संभव शायद ना हो पाए। वो स्टैंडर्डाइजेशन एक्सप्लेन करिए कहाँ। ब्रिक्स में नज़र आती हैं, और एक सेंस ऑफ डेवलपमेंट नज़र आता है कि ब्रिक्स बेक्ड हैं, वो घरों के पैटर्न में नज़र आती है। उसमें फिर आप बताइए जो चीज़ आप बताना चाहते हैं कि घरों का पैटर्न कैसा हुआ करता था। जो मुख्य सड़कें हैं उन पर मुख्य द्वार नहीं खुला करते थे, खिड़की नहीं हुआ करती थी, रोशनदान हुआ करते थे ताकि कोई अंदर ना झांक पाए। सिविक सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए प्राइवेसी को महत्व दिया करते थे। घरों में वॉशरूम हुआ करते थे, अपनी पानी की व्यवस्था निजी हुआ करती थी घरों की। बाहर पूरा ड्रेनेज पैटर्न लेट डाउन था और वो ड्रेनेज कवर्ड रहा करती थी, मैन होल पर जा कर के वो खुला करती थी, उसकी सफाई रेगुलर हुआ करती होगी, पक्की ईंटों से ड्रेनेज बनाई जाती होंगी, सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, पैटर्न उसी मैनर में बनाया गया था। इन चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करिए। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स की चर्चा करिए। सील्स का क्या महत्व है, वो इस सिविलाइजेशन के स्टैंडर्डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसकी क्वालिटी को भी वो इंश्योर करता है कि सील थी। इससे पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्वालिटी को मेंटेन रखा गया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे गए थे। और व्यापारी जो है, सील की अनुमति जिसके पास सील है व्यापार वही कर सकता है। इसका मतलब आपको कहीं पंजीकृत होना पड़ता था, कहीं रजिस्टर होना पड़ता था, मतलब कोई गिल्ड सिस्टम था, सब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रहा था, तभी स्टैंडर्ड चीज़ें बन रही थी। मतलब अपने लेवल पर ऐसा शायद ना होता हो कि एक बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम कोई है या कोई किंग है, लेकिन फिर भी इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी हैं वो सारी डेवलप थी। देयर वर मैनी इंस्टीट्यूशंस। अगर किंग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन लेस थी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस वर देयर। इंस्टीट्यूशन ऑफ गिल्ड हो सकती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेडर हो सकती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ कमर्शियल कम्युनिटी हो सकती है। देयर वर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स वर देयर। लोग उनमें एनरोल होकर के काम सीखते थे कि आगे हमें बीड मेकिंग कैसे करनी है, ईंटें कैसे बनानी है, व्यापार वाणिज्य कैसे बनना है, और उनसे जुड़ करके ही शायद कामकाज करने की अनुमतियां थी। इसलिए इतने लंबे वर्षों तक एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो पाई, ओवरऑल एक सिविलाइजेशन वर्क कर पाई। आई बात समझ में। ग्रामीण इलाकों से रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जाते थे, शहरों में उन्हें एकत्रित किया जाता था। जैसे कि हमने ग्रेनरीज देखी हैं, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का उम्दा उदाहरण है। फूड ग्रेन वहाँ स्टॉक की जाती थी जिससे कि भोजन की कभी कमी ना आए, और ट्रेडिंग एंड कमर्शियल कम्युनिटीज़ वर्क करती रहें। व्यापार वाणिज्य के लिए सिक्के नज़र नहीं आते, पर बार्टर सिस्टम जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। तो ये सारा अब आपने ये एक पहले एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बता देना है, फिर आपको आना है सिलसिलेवार तरीके से उस सिविलाइजेशन के बारे में विस्तार से बताइए। तो शुरुआत करिए सोसाइटी से। सोसाइटी में सारे एलिमेंट्स को टच करिए। सोसाइटल इंस्टीट्यूशन कौन से महत्वपूर्ण थे, क्या क्लासेस थी, हायर क्लास, लोअर क्लासेस। अगर किसी तरह के भी कोई लक्षण मिलते हैं, गोल घर शायद हो सकता है लोअर क्लास के हों, चौरस घर हो सकता है रिच क्लास के हों, इस तरह कुछ भी लक्षण मिलते हैं बताइए, उनको मेंशन करिए। आई बात समझ में। तो सोसाइटी से जुड़ी सारी, पहनावा इसमें आ जाएगा, खान पान इसमें आ जाएगा, सारी चीज़ें इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो सारा मेंशन करिए अच्छे से, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। फिर मेंशन करिए इकोनॉमी को, क्या उगाते थे, क्या खाते थे, क्या व्यापार वाणिज्य था, किन के साथ था, किन किन मुल्कों से। यहाँ पे वो फैक्चुअल जानकारी दी है, कहाँ से क्या आता था, है ना। साउथ से गोल्ड आता था, क्या आता था, अफगानिस्तान से कौन से पत्थर आते थे, किधर को क्या जाता था, वो सारा इकोनॉमी में अब आप मेंशन करेंगे। उन साइट्स के नाम भी बताइए कहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता था।
ये आपकी जिम्मेदारी है। एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या महत्व था, इरिगेशन के प्रबंध अगर थे तो किस प्रकार के थे, एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाया जाता था, समाज से एग्रीकल्चर को लेके कितना संजीदा था, इन चीज़ों को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दीजिए। पॉलिटी में जो जो जानकारी आपके पास है आप बताइए। चीफ क्लास, प्रीस्टली क्लास एग्जिस्ट करती थी, हमें एक टॉर्सो भी वहाँ से मिला है, रिकवर हुआ है, हमने उसके बारे में जिक्र भी किया है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए कि प्लानिंग नज़र आती है। वो ऐसा लगता है जैसे कि क्षेत्रीय लोकल बॉडी लेवल की कोई कमेटियाँ एग्जिस्ट करती हों, कमेटी लेवल प्लानिंग नज़र आती है, उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करिए। फिर रिलीजन के बारे में मेंशन करिए कि रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे। मदर गॉडेस की वर्शिप हुआ करती थी, पर एक यूनिक चीज़ ये है कि वे टेम्पल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हो सकता है कि जिंदा देवियों की पूजा की जाती हो। फर्टिलिटी कल्ट पर महत्व दिया जाता था, एनिमिज्म को माना जाता था, टोटेमिक वर्शिप हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताइए। फिर फलूस वर्शिप हुआ करती थी, ऐसे प्रमाण मिलते हैं, योनियाँ हमें मिली हैं, फलूस हमें मिले हैं। यौगिक मुद्रा में हमें कोई मिला है, वो नारी है पुरुष है इसकी स्पष्टता नहीं है, पर हाँ ऐसी चीज़ें हैं। उसे पशुपतिनाथ के रूप में भी देखा जाता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट ये भी बताते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर उल्लेख करिए अच्छे ढंग से। हमें सेरेमोनियल बाथ मिला है, ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट पायस रिचुअल्स किए जाते थे वहाँ पर इंपॉर्टेंट टाइम के दौरान, जैसे आज भी स्नान करने की विधियाँ एग्जिस्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन में कल्चर सारा, पॉलिटी, ये सारा यहाँ पर मेंशन कर दीजिए अच्छे से। इसके आगे फिर बढ़िए और अब आप आ जाइए डिक्लाइन की ओर, और अलग अलग कारण जिस जिस ऑथर ने बताए हैं वो सारे सुंदर तरीके से तर्क के आधार पर बताइए। इसने ये कारण बताया, इसने ये कारण बताया, इसने ये कारण बताया। पढ़ते समय ही अगर आप अपने दिमाग में ये फ्रेमवर्क बना लेंगे कि मुझे इसे चरणबद्ध चरणों में पढ़ना है, स्टेजेस में, पहले एक अच्छा सा एक्सटेंट, जो एक पूरा कोई भी टॉपिक है इस लाइफ में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम, कुछ भी टॉपिक, सबसे पहला धर्म है, शुरू नहीं हो जाना, पहले इस्टेब्लिश करो उसे। खुद क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या बताने जा रहे हो, इस्टेब्लिश इट कि किसके बारे में बात करने जा रहे हो। दूसरा, उसको ट्रेस करो, उसके कैसे उभरा, क्या बना, क्या है। तीसरा, उसके लक्षणों के बारे में अब बात करो। चौथा, उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसको समझो। दैट्स ऑल। इस तरह से हमने इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखना है और वही चीज़ हमने यहाँ पर फॉलो करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन देखिए आपके साथ अलाइन हो जाएगी सुंदर मैनर में। 6-7 पेजों में आप सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन सुंदर तरह से लिख लेंगे। और बाकी प्रीलिम के लिए फिर जो फैक्ट्स और डिटेल्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम, थोड़े टाइम बाद थोड़ा मेमोराइज करते रहिए कि कहाँ से क्या मिला है, कहाँ पर क्या है। लेकिन अपने आंसर को स्ट्रेंथन करने के लिए उन चीज़ों को यूटिलाइज करना है। जैसे कि आपको पता लगे कि क्या काट हुआ करती थी सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, हमें मिट्टी के ऐसे कार्ट्स मिली हैं, और कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली हैं, वो एग्जिस्ट करती थी। एक का बहुत प्रमोट हुआ है और हमें दिखा है अलग अलग। तो फिर वो सारी चीज़ें बताइए। तो किस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक, जब मैंने कल्चर बताया था तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक फीचर आ जाता है। लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, स्टोन टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी उनकी, कैसी ड्रेसिंग करते थे पत्थरों की, उसके बारे में बताइए। आर्किटेक्चरल स्टाइल बताइए, स्कल्पचरल स्टाइल बताइए, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताइए अच्छे से। कल्चर के अंदर सारा बताइए, स्क्रिप्ट के बारे में बताइए, कल्चर के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, रिलीजन, रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, एमुलेट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सारा वहाँ पर बताइए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए। कल्चर की हेडिंग के अंदर ये सारे ट्रेड्स आ जाएंगे। देखिए आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया अपने आंसर को, फ्रेमवर्क बना के पढ़ा ना आपने। एक इसको कहते हैं ढांचा बना के पढ़ना। जो ढांचे के बिना पढ़ेंगे अगर आप रैंडम ही, तो आप बचेंगे कितने, सिर्फ आप बचेंगे इन्फॉर्मेशन के रूप में, कुछ चिटपुट फैक्ट के रूप में। इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता स्टूडेंट्स को, इसलिए लूज हो जाए। अब अगर फ्रेमवर्क बना है, अभी आप मुझे चैप्टर दो, आप खुद अपने हाथ में लो, फ्रेमवर्क पूरा ओके है, सारा क्या क्या भरना है उसमें सारा पता है, लार्जर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, आधा घंटा लगेगा लाइफ में, जब चाहो रिफ्रेश कर लेना, आधा घंटा लगेगा, मैं गारंटी करता हूँ। हाथ में लो, अगर कोई चाहता है मैं ऑन रिकॉर्ड भी ये करके दिखा दूंगा, पूरा बेइंतहा खूबसूरत चैप्टर दोबारा रिवाइज। लेकिन क्लैरिटीज नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट चल ही नहीं रहा, फोकस, आप उलझ के रह जाएंगे इन्फॉर्मेशन में, आप खत्म हो जाएंगे, फिर कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। हिस्ट्री इवॉल्व होती है सारी, इंडस वैली से ही आप आगे बढ़ेंगे और वैदिक तक आएंगे। इवोल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा है तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। शहरी क्रांति को ग्रामीण क्रांति से फ़र्क करके देखिए, फिर आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि उनके समय में की जा रही रिलीजियस, कल्चरल, रिचुअल प्रैक्टिसेस
और आज के समय में हो रही रिलीजियस कल्चरल रिचुअल प्रैक्टिसेस में क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं, डिमार्केट करके बताइए। आपको वो कर करके बताने हैं। आज भी ग्रेट बात जैसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। आज भी आप मदर गॉडेस की पूजा करते हैं। फर्टिलिटी कल्ट आज भी बड़े पैमाने पर माना जाता है। उस समय में सूर्य पूजन स्वास्तिक के रूप में, चिन्ह के रूप में मिला है। आज भी सूर्य पूजन की एक महत्वपूर्ण विधि एग्जिस्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें तब भी थी। माता देवी की पूजा आज भी होती है, तब भी हुआ करती थी। ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने ऑर्गेनाइज करके पढ़ा होगा आप कर पाएंगे, नहीं आप रैंडम हो जाएंगे। हमने रैंडमनेस से ऑलवेज बचना है। ओके, तो जब भी बुक पढ़ रहे हैं, बुक बड़ी सुंदर, अगर कोई अच्छा ऑथर पढ़ रहे हैं उसने पहले ही ऑर्गेनाइज किया होता है कंटेंट। उस पैटर्न को लूज मत करिए। अपने आप से फ्री बैठे, खाना खाते हुए, सोने से कुछ देर पहले, बाइक पे आते जाते चैप्टर रिवाइज हो जाता है खुद ही दिमाग में अच्छे से ही कि क्या है मेरे दिमाग में इसका ढांचा। तो देखिए अब इसकी यूटिलिटी कितनी हो गई लाइफ टाइम अच्छे मैनर में। वो बाकी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल होनी है वो आप फिल कर पाएंगे अगर आपके पास अच्छे से ढांचा बना हुआ है। ओके, तो कोई चैप्टर पढ़िए आप, किसी सब्जेक्ट का पढ़िए आप हिमालय पढ़ रहे हैं, पहले इस्टेब्लिश करिए। आप मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात क्या है, आप अर्थ के लैंड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। लैंड फॉर्म, आप जहाँ खड़े हैं एक लैंड सरफेस है। लैंड सरफेस का कोई ना कोई फॉर्म भी तो होगा। आपका जो पैरों के नीचे इस समय जो लैंड की फॉर्म है वो प्लेन है। अब प्लेन्स में खड़े हैं हम, लैंड की कौन सी फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं इस समय? माउंटेन्स, है ना। ये और जो आपने ये स्टडी करी, अलग अलग लैंड फॉर्म्स को स्टडी करना, ये टोपोग्राफिकल स्टडी। तो टोपोग्राफिकली ये कौन सा रिलीफ, देखो वर्ड कैसे यूज करना, एक्सपर्ट कितने सुंदर आप बन जाओगे। टोपोग्राफिकली किस फीचर की, किस रिलीफ फीचर की बात करने जा रहे हो? माउंटेन। सारे डाउट ही खत्म हो गए। ना रिलीफ फीचर वाली कोई उलझन, ना टोपोग्राफी वर्ड की उलझन, ना फिजिकल फीचर वाली कोई उलझन, कुछ नहीं, सब टेंशन खत्म। माउंटेन की बात करने जा रहे हो। अब फिर माउंटेन कौन सा? हिमालय माउंटेन। सुंदर से डिमार्केट करो कहाँ आता है, किन किन मुल्कों में आता है, किन किन मुल्कों में आता है, कहाँ से कहाँ तक आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कितना है, कितनी सारी 3 मोटी मोटी रेंजेस। पहले पूरा इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से। जब इस्टेब्लिशमेंट हो गया सारा अच्छे ढंग से, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, राज्य स्टेट सारे क्लियर हो गए। पहले कंट्रीज, फिर इंडिया के कौन कौन से स्टेट में। पहली जरूरत हमेशा किसी भी चीज की किसकी? इस्टेब्लिशमेंट। पहले बात हवा में ना रहे कि बात किसकी कर रहे हैं पता ही कोई नहीं। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिश हो गया, आराम से रिलैक्स करो थोड़ा, इसको दिमाग में पहले बैठाओ कि इन इन राज्यों में आता है, देखो नक्शे पे देख के इन इन मुल्कों में आता है, ये सारी कहानी है। ओके डन। यहाँ से शुरू होके यहाँ इस शेप में चलता है, यहाँ एक बेंड बनता है, सिंटेक्सियल ये बनता है, ये हिमालय है। अब शुरू करो उसकी अलग अलग टाइप की डिविजन्स। उसकी नदियों से नदियों तक की डिवीजन की गई है, उसकी शिवालिक से ग्रेट हिमालय तक की डिवीजन की गई है। अब उसकी अलग अलग डिविजन्स पर आ जाओ और फिर उन डिविजन्स के वाया उसके फीचर्स को समझो। बस कोई बात नहीं, उसमें समझो सारा जियोलॉजिकली क्या रॉक्स कौन सी हैं उसको समझो सारा। फिर समझो कि कौन कौन सी नदियां वहां से गुजरती हैं। फिर समझो कि और खास फीचर क्या है, कहाँ पर कोई प्लेन एरियाज आते हैं, कहाँ पे कोई दून या द्वार आते हैं, ये सारी समझो। और पता करो वेजिटेशन क्या है वहाँ पे, वेजिटेशन समझ ली, रॉक फॉर्मेशन क्या है, मिनरल कंटेंट क्या है उनमें, वो सारा समझ लिया। बनने का इतिहास समझ लिया, उसका डिमार्केशन के बाद इतिहास सारा समझने के बाद नदियाँ कौन कौन सी गुजर रही हैं ये सारा समझ लिया। और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र, राज्य या टूरिस्ट प्लेस आते हैं, क्लियर हो गई है। और इंपॉर्टेंट कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई नेशनल पार्क है, कुछ है, हो गया हिमालय खत्म। और बाकी फ्लो याद कर लो कि 8000 से ऊपर की चोटियां कितनी हैं, किधर से किधर को कौन सा फ्लो है चोटियों का, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो क्या है, ईस्ट से वेस्ट का फ्लो क्या है, वेस्ट से ईस्ट का फ्लो क्या है, सारा डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया हिमालय। एक पैटर्न होना चाहिए, रैंडम नहीं चल सकते। रैंडम चलेंगे हिमालय भूल जाएंगे, फिर कोई कुछ सुनना चाहेगा, उलझ जाएंगे आप। ऐसे ही रिवर पढ़ रहे हैं, रिवर का एक पैटर्न पूरा, रिवर सोर्स माउथ, पहले तो रिवर की लेंथ, ओके, सोर्स माउथ रिवर लेंथ डन। अब रिवर को जब पढ़ रहे हैं तो ऑब्जर्व करिए कहाँ से कहाँ कौन सी ट्रिब्यूटरीज किस मैनर में प्रोसीड कर रही है, इंपॉर्टेंट टाउन कौन से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कौन सी क्रॉस कर रही है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स कुछ भी हैं कौन से आ रहे हैं, किस तरह के रीजन को कैसी सर्विसेज ऑफर कर रही है, कहीं इंडस्ट्री को, कहीं एग्रीकल्चर को कैसी सर्विसेज ऑफर कर रही है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए एक रिवर के बारे में। रिवर हो गया, दैट्स ऑल। मैदानों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा फ्लो पढ़िए ऊपर से नीचे की ओर कि किस तरह से मैदान एग्जिस्ट करते हैं ना, पहले भाबर का क्षेत्र, फिर तराई का क्षेत्र, फिर भांगड़ का क्षेत्र, फिर खादर का क्षेत्र, इनसे जुड़ी क्वालिटीज़ को समझ लीजिए, मैदान सारे क्लियर हो जाएंगे पानी की तरह।
इस तरह से कोई भी टॉपिक का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए। अगर अपन फ्रेमलेस होकर के पढ़ेंगे, हम बचेंगे सिर्फ इतना ही कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ फैक्ट, बस पढ़ाई का पर्पस फेल हो गया सारा। फिर हम डिबेट्स में नहीं आ सकते, फिर हम हेल्दी डिस्कशंस में किसी के शामिल नहीं हो सकते, फिर हमें जर्नल्स आर्टिकल्स नहीं समझ में आते, फिर हम लार्जर पर्सनैलिटी नहीं बनते। इसलिए हम कहते हैं जितना तैयारी कर लो, सिविल्स के मेंस के क्वेश्चन तो समझ आने ही नहीं। क्यों नहीं आने? क्यों नहीं आने? आप कंफर्ट लेवल पे आए ही नहीं। आप कंफर्ट लेवल पे आओ, देखो कैसे नहीं समझ में आएगा। हमें कंफर्ट लेवल पर आना है। ओके, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो लेक्चर कराता ही हूँ, लेक्चरों में तो सब है ही। अब यहाँ पे लेक्चर तो नहीं लेके बैठ सकते। इतना का बताना था मोटा मोटा, ये सब आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।